हेलो स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग अबाउट ईथर प्रिपरेशन मेथड। ईथर के हमने देख लिए थे। आज स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाईएथिल ईथर। ईथर में जो मेन ईथर है वो अपना यही है, डाईएथिल ईथर। इसी की ही हम प्रिपरेशन मेथड देख रहे थे और इसी की ही केमिकल प्रॉपर्टीज हम आगे देखेंगे, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करना हमें ज़रूरी है। डाईएथिल ईथर की स्ट्रक्चर एंगुलर स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीजन एटम ऑफ ईथर molecule is sp3 hybridized, 2 bond pair and 2 lone pair surrounded the oxygen atom in tetrahedral form. Bond angle of ether is 110 degree instead of 109 degree 28 minute due to the repulsion between alkyl groups. Means जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए था, अगर ये टेट्राहेड्रल शेप में है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन का पाया जा रहा है, तो हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो सेट होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में सेट होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन यहाँ पर डाईएथिल ईथर में वो कितना पाया जा रहा है, 110 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है कि ये जो इथाइल ग्रुप हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन करेंगे तो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें से यही बनता है कि डाईएथिल ईथर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, उनमें से 2 तो क्या बना लेते हैं, इन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी के जो 2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं उनमें लॉन पेयर पाए जाते हैं। ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएथिल ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एथिल ग्रुप, यानी कि डाईएथिल ईथर जो है उसके जो एल्किल ग्रुप है या फिर हम कहें एथिल जो ग्रुप है, इनमें जो हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है। इस कैटेगरी में एक ही तरह की रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, वो है हैलोजिनेशन। इसका मतलब ये है कि डाईएथिल ईथर के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे होगा, हैलोजन एटम से होगा। इसीलिए हमने कहा एथिल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक ही तरह की है, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन भी 2 टाइप का है, हैलोजिनेशन इन डार्क एंड हैलोजिनेशन इन सनलाइट। पहले देखते हैं हैलोजिनेशन इन डार्क। व्हेन डाईएथिल ईथर इज हीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन एटम present on alpha carbon atom gets substituted by halogen atom। ये विशेष बात ध्यान में रखने की है कि जब डार्क में होती है रिएक्शन, यानी कि अंधेरे में होती है, तो सिर्फ एल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसका ही सब्स्टिट्यूशन होता है क्लोरीन और ब्रोमीन से। हमने डाईएथिल ईथर लिया, यह है डाईएथिल ईथर। इसमें ऑक्सीजन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसलिए ये भी अल्फा है और इस साइड वाला जो एथिल ग्रुप है उसका ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ठीक है। हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, एक Cl इसके अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर ये Cl आ गया, ठीक है, माइनस HCl। दूसरा Cl जो बचा उसके हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HCl बाहर निकल जाएगी, बाई प्रोडक्ट है। अगर आगे भी हम रिएक्शन प्रोसेस आगे रखते हैं कंटिन्यू, किसके साथ, Cl2 के साथ, तो वो Cl2 क्या करेगी, अब दूसरे वाले एल्किल ग्रुप या एथिल ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी। अगर हम ये कंटिन्यूस और आगे रखते हैं तो क्या होगा, अब की बार फिर से अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, उसके बाद ये इसका रिप्लेशन हो जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, और आगे रखेंगे तो इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा किसके द्वारा, Cl के द्वारा। लेकिन फिर और आगे अगर उस रिएक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे तो वो फिर रिएक्शन आगे सक्सेस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अब ख़त्म हो गए हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर डार्क में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बीटा हाइड्रोजन तो हैं लेकिन डार्क में, अंधेरे में ये अभिक्रिया संभव नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन अगर सनलाइट में ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि सनलाइट में जो ये रिएक्शन होगी
उसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं, डाई एथिल ईथर में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन के द्वारा। हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डाई एथिल ईथर रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म पर क्लोरो एथॉक्सी ईथर, पर क्लोरो एथॉक्सी ईथर और एथिल ईथर, पर क्लोरो एथिल ईथर भी बोल सकते हैं। ईथर नहीं है, एथॉक्सी बोलेंगे तो पर क्लोरो एथॉक्सी एथेन, और जनरल नेम बोलेंगे तो पर क्लोरो एथिल ईथर या डाई एथिल ईथर। ठीक है, मेन बात यहाँ क्या ध्यान में रखने वाली है कि डाई एथिल ईथर की रिएक्शन हमने Cl2 के साथ करवाई सनलाइट में, तो जितने भी हाइड्रोजन हैं डाई एथिल ईथर में वो Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन थे तो 3 Cl आ गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे 2 Cl आ गए, इस तरह यहाँ 2 हाइड्रोजन थे यहाँ भी 2 Cl आ गए, यहाँ 3 हाइड्रोजन से तो यहाँ 3 Cl आ गए। तो इसका नेम क्या हुआ, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर और पर क्लोरो एथॉक्सी एथेन। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछी जाती है, इसी पर ज़्यादा जोर होता है, डार्क के बजाय सनलाइट वाली पूछते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है आपको, सेम यही रिएक्शन आ गई लेकिन सनलाइट की जगह उसने क्या लिख दिया, डार्क लिख दिया, तो आपको 10Cl2 देखकर भी कंफ्यूज नहीं होना है। रिएक्शन को देखते ये नहीं कि भाग के सीधा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बना दिया, नहीं, आप देखिए कि सनलाइट है या डार्क है। डार्क है तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही रिप्लेस होंगे, यहाँ CH3 ही लिखना पड़ेगा आपको। इसी तरह उसमें Br2 दे रखा है तो वहाँ देखिए सनलाइट, डार्क की जगह सनलाइट दे दिया तो वहाँ पर ब्रोमो डाई एथिल ईथर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि रिएक्शन आपने बिल्कुल दिमाग में रट के बैठ गए कि Cl2 आ रहा है तो पर क्लोरो बनेगा और Br2 आ रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। मिक्स कर सकते हैं बोर्ड क्लास में। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड की थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। सेकेंड टाइप है रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम। हम जानते हैं कि डाई एथिल ईथर के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये रिएक्शन शो होगी, यानी कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को किसी और को डोनेट करेगा और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या है फॉर्मेशन ऑफ, पहली है पेरोक्साइड। ईथर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और ओजोन O2 और O3 टू फॉर्म पेरोक्साइड। देखिए O2 हो या O3 हो, उसके साथ जब डाई एथिल ईथर रिएक्ट करेगा तो यहाँ से एक नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिलेगी, नवजात ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, जिसके पास 3 लोन पेयर पहले से होते हैं। और जब ये इसके पास आती है, यहाँ से जो O2 है या O3, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन जब इसके पास आएगी, यानी कि इसके पास 3 लोन पेयर तो पहले से थे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन अपने इस लोन पेयर को इस ऑक्सीजन को दे देता है और किसका फॉर्मेशन होता है, पेरोक्साइड का। ये डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर इसमें पूछी जा सकती है या फिर रिएक्शन देकर आपको प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। नोट क्या है, इफ ether is left for long time in air then it is self oxidized to form 1-ethoxy ethyl hydroperoxide which is explosive in nature। यहाँ से देखो, ये मैंने कहा था कि डाई एथिल ईथर O2 दे रखा है, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन जो ये रिएक्शन एरो है इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टाइम, ये लिख दिया तो आपका प्रोडक्ट ये होगा, और लॉन्ग टाइम नहीं लिखा हुआ तो आपका प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठाना थोड़ा सा कि लॉन्ग टाइम लिख दिया कि लॉन्ग टाइम तक ये रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट ये होगा, जिसका नेम क्या है, एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसको याद कैसे रखना है, आपको हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मूला पता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है HOOH। सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो इस तरफ जो मैंने छुपा रखा है वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। लेकिन अब इस हाइड्रोजन की जगह क्या है, देखिए ये हाइड्रोपेरोक्साइड है, हम कह रहे हैं हाइड्रोपेरोक्साइड है, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ रहा है, 1-एथॉक्सी एथिल है।
अब इसको छुपाते हैं। तो ये क्या है, 1 एथॉक्सी एथिल है। देखो CH2CH3 क्या होता है, एथिल होता है। उस एथिल से भी एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है एथॉक्सी। तो नेम क्या हो गया, नेम क्या हो गया, 1, इसके 1 कार्बन, ये 2 कार्बन है, 1 कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, एथॉक्सी। तो ये क्या हुआ, 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, ये हाइड्रोपेरोक्साइड है ही। तो ये याद रखना है। इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे हुआ। ये ईथर है, इसको मैं खोल के लिखता हूँ, CH3 CH2O CH2 CH3। इसकी और इसकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यहाँ तक तो सेम है, CH3 CH2O। और यहाँ CH2 की जगह क्या है, एक हाइड्रोजन हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, ऑक्सीजन से। और उस हाइड्रोजन को जो यहाँ से रिप्लेस हुआ था वो उसी O2 के ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ गया है। यहाँ O डबल बॉन्ड O होता है O2, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये ऑक्सीजन जुड़ गया इस कार्बन के साथ, और ये ऑक्सीजन इसके जो हाइड्रोजन हटा वो उसी के साथ जुड़ गया, यानी कि फर्स्ट कार्बन से ही ये O2 इसमें एंटर कर गए, तो इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये प्रोडक्ट याद रखने के लिए आप हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर याद रखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर होती है HOOH, और एक H की जगह क्या आ गया है, एथॉक्सी एथिल आ गया है, बस ये जोड़ना है। एथॉक्सी एथिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे कि डाईएथिल ईथर की होती है ना। एक दो बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसकी स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रख लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड की स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। ईथर एक्ट्स एज ब्रोंस्टेड लोरी बेस विद इनऑर्गेनिक एसिड एंड फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट। ब्रोंस्टेड लोरी जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, वो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को ग्रैंड करते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। प्रोटॉन मीन्स H+। और ऐसे मॉलिक्यूल या एटम्स जो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। यही है, प्रोटॉन के ऊपर ही बेस है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ईथर है वो ब्रोंस्टेड लोरी बेस की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम when diethyl ether is heated with concentrated H2SO4, firstly oxonium salt form which finally converts into ethyl hydrogen sulfate। मेन रिएक्शन क्या है पहली, तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें मेन रिएक्शन है। डाईएथिल ईथर की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, H2SO4 से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर H2SO4 ब्रोंस्टेड लोरी एसिड का काम कर रहा है, यानी कि ये प्रोटॉन को रिलीज करता है, H2SO4 से H+ रिलीज होगा, और इस H+ को ये ऑक्सीजन डाईएथिल ईथर का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को देकर इसको अपने साथ अटैच कर लेता है। तो इसका मतलब डाईएथिल ईथर का ऑक्सीजन किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये लोन पेयर देकर उस प्रोटॉन को ऐड कर रहा है अपने साथ। प्रोटॉन को ऐड कर लिया तो वो बेस हो गया ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये क्या बना, ऑक्सोनियम कैटायन, और इसके साथ ये एनायन जुड़ा हुआ है, तो ये मिक्सचर क्या कहलाया, ऑक्सोनियम साल्ट। जब ये एनायन नहीं था हाइड्रोजन सल्फेट, तब तो ये कहलाएगा ऑक्सोनियम कैटायन, और इसके साथ ये एनायन जोड़ दिया तो ये इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाया, ऑक्सोनियम साल्ट। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर ये रिएक्शन प्रोसेस में ये ऑक्सोनियम साल्ट को हमने अलग नहीं किया, तो ये ऑक्सोनियम साल्ट आगे भी फिर रिएक्ट कर लेता है। होता क्या है कि जो H2SO4 हमने डाली थी उसी के ही 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट आयन और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इनमें से ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है ये ऑक्सोनियम साल्ट के ऑक्सोनियम कैटायन ऑक्सोनियम कैटायन के साथ रिएक्शन कर लेता है। देखिए
मेन प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ हमें गेट हो गया, ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हमने इस ऑक्सोनियम साल्ट को सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाला तो उसी सॉल्यूशन में जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है उसके साथ इसका जो कैटायन है वो रिएक्शन कर लेता है। किस तरह से? सल्फर ट्राईऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये इसी के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस करेगा और ये सल्फर इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखिए ये रिएक्शन किस तरह से है, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। ये है ऑक्सोनियम कैटायन, इधर मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, नीचे हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, लोन पेयर ऊपर दिखा देता हूँ जो बचा हुआ है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बांध कर लिखा हुआ है, यहाँ मैंने खोल कर लिखा है इसको। ठीक है, डाई एथिल ऑक्सोनियम कैटायन है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड से। तो यहाँ क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से सल्फर ऑक्सीजन के बीच में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। तो इस सल्फर की वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, तो ये सल्फर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। T2H5O, O के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज पहले से था ही, पहले हाइड्रोजन जुड़ा था, अब सल्फर आके जुड़ गया, इतना ही है। पहले हाइड्रोजन था, अब सल्फर आके जुड़ गया। और देखिए इस ऑक्सीजन की वैलेंसी अब भी फ्री है, सल्फर तो जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इस ऑक्सीजन की वैलेंसी अब भी फ्री है, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था ये आकर जुड़ जाता है। तो देखिए क्या बना, C2H5O SO3H, यही तो लिखा है हमने, SO3H। ये जो प्रोडक्ट हमें मिला ये अनस्टेबल है, और स्टेबल कब होगा, जब इस ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, ये ऑक्सीजन इस एल्किल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसके कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि इसको खींच लेता है दोनों इलेक्ट्रॉनों को। तो जब कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि एथिल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और ये स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ गए, पॉजिटिव चार्ज चला गया और ये स्टेबल हो गया। और इसको हम किस तरह से फिर पढ़ते हैं, C2H5HSO4, SO3 तो था ही, एक ऑक्सीजन इसको भी हमने ऐड कर दिया, C2H5HSO4 यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। और ये कार्बोकैटायन सॉल्यूशन में पहले से इसका इंतजार कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन ये इसका इंतजार कर रहा था, ये इसके साथ अटैच हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में अटैच हो जाते हैं। तो इससे भी किसका फॉर्मेशन होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि मेन जो प्रोडक्ट लास्ट में हमें मिला वो यही है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यही हम कह रहे हैं कि व्हेन डाईएथिल ईथर इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, फर्स्टली ऑक्सोनियम साल्ट इज फॉर्म which finally converts into ethyl hydrogen sulfate। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन किस तरह से होगा, चारों स्टेप्स पूछ सकता है कि कैसे हम डाईएथिल ईथर को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है कि डाईएथिल ईथर को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन प्रोसेस से हमें गुजरना होगा। तो ये चारों फिर रिएक्शन उसमें लिखनी पड़ेगी। आज तक कभी इस तरह से क्वेश्चन बनाया नहीं है, लेकिन अगर बनता है तो इसमें से यही क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मेन बात जो हम पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे थे कि ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है डाईएथिल ईथर किसके साथ रिएक्शन करके, ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स के साथ, या H2SO4 HCl इनके साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। HCl के साथ करवा लो, HCl यहाँ प्रोटॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्रोटॉन रिलीजिंग ग्रुप है यानी कि ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर देकर इस प्रोटॉन को
ले लेता है तो ये क्या बनता है, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, यानी कि ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास ही वो क्लोरीन एनायन इसी के आसपास जब घूमता रहता है तो ये साल्ट बन जाता है। ऐसा ही एक एग्जांपल है, ईथर एक्ट्स एज लुईस बेस विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स एंड फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट। अब की बार ये लुईस बेस की तरह हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। लुईस बेस क्या होता है, लुईस कॉन्सेप्ट क्या था कि ऐसे एटम्स जो लोन पेयर डोनेट करते हैं लुईस बेस होते हैं, और ऐसे एटम या ग्रुप जो लोन पेयर को अचीव करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो यहाँ BF3 में B जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एटम है, तो ये ऑक्सीजन से लोन पेयर को गेट करेगा, अचीव करेगा। तो यहाँ पर ये जो है लोन पेयर दे रहा है डाई एथिल ईथर का ऑक्सीजन, तो डाई एथिल ईथर किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, लुईस बेस की तरह, और ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। तो एक तरह से ये भी क्या हुई, एसिड बेस रिएक्शन हुई। एसिड बेस रिएक्शन हुई तो किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट का ही फॉर्मेशन होगा। तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सोनियम साल्ट बोल सकते हैं, जिसका नेम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट। इसमें से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ये रिएक्शन देकर इसका प्रोडक्ट पूछ सकता है, या फिर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। समझ गए? तो दोनों ही क्वेश्चन ध्यान में रखकर आप इस रिएक्शन को पढ़ना। देखने में इजी लगती है कि ये इसने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें हुआ ही क्या है, बस लोन पेयर दिया है, बाकी सेम वैसे के वैसे ही लिखना है। लेकिन जब नाम दे देता है तो इस नाम पर ज़्यादा गौर करते नहीं हम। आप प्रोडक्ट देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके नाम को पढ़ना। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कि डाई एथिल ईथर में इस बॉन्ड का क्लीवेज, या तो इसका या इसका, ये दोनों ही बॉन्ड सेम है, इनका क्लीवेज होता है। ऐसी रिएक्शंस का हम स्टडी कर रहे हैं। इनमें से फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसी के साथ हम ये रिएक्शंस देखते हैं। एग्जाम में भी इसी के साथ दिखाई जाती हैं, पूछी जाती हैं। तो हमें ये अच्छे से पता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होता है, और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा। HI का बॉन्ड ब्रेक होगा तो आयोडीन नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, बस नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ना है। अब या तो ये बॉन्ड ब्रेक करो या ये करो, क्योंकि दोनों बॉन्ड सेम है डाई एथिल ईथर में, तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। बस हमें ये देखना है कि कौन किससे जुड़ रहा है। ये H किससे जुड़ेगा, इस O से, और C2H5 से कौन जुड़ जाएगा, I। तो क्या प्रोडक्ट बना, C2H5OH C2H5I, एथिल अल्कोहल एंड एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। आगे क्या कहा है कि व्हेन HI आर टेकन इन एक्सेस, जब एक्सेस में लिया जाता है तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एथिल आयोडाइड ही हमें मिलता है। तो फर्स्ट रिएक्शन तो सेम है कि HI ने डाई एथिल ईथर के साथ रिएक्शन करी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा और एथिल जो कार्बोकैटायन था उसके साथ I जुड़ा। लेकिन अगर HI को एक्सेस में ले लिया तो ये भी रिएक्टिव होता है HI के साथ, तो HI के साथ ये जो एथेनॉल बना ये फिर से रिएक्ट कर लेता है। ये रिएक्शन तो हमने देखी थी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा और I आकर जुड़ जाएगा और OH इस H के साथ बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनता है मेन प्रोडक्ट, C2H5I, एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम में कैसे पूछेंगे, डायरेक्ट ऐसे दे रखा है तो यही प्रोडक्ट बनाने, और यहाँ लिख दिया इसके नीचे एक्सेस, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट यही रहेगा, मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा, C2H5I ही रहेगा। एक ही प्रोडक्ट लिखना है आपको और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। आपको ये देखना है कि एक्सेस दे रखा है या नहीं दे रखा है, इसीलिए आपको सीक्वेंस में इस चीज़ को देखना है। यहाँ तो हम रिएक्शंस जो मेन देख रहे थे और डाई एथिल ईथर की देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक स्टडी और कर लेते हैं। अगर हम कोई और दूसरा ईथर लें, मिक्सड ईथर लें, ऐसा ईथर लें जिसके
एक तरफ तो है 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, देखिए ध्यान देना, अब की बार हम ले रहे हैं मिक्स्ड ईथर और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। मिक्स्ड ईथर कैसा ले रहे हैं कि उसके एक तरफ तो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है और एक तरफ है 1 डिग्री एल्किल ग्रुप, समझ गए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, एक तरफ है टर्सरी ब्यूटिल और एक तरफ है मान लिया एथिल है, और इसकी रिएक्शन हम HI के साथ करवा रहे हैं। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? एक तो CO बॉन्ड ये है और एक CO बॉन्ड ये है, हम वही तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। डाई एथिल ईथर में तो हम कह रहे थे कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। अगर आपने देखो इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? CH3 CH3 CH3, आपको पता है कि ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव, इस पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव जुड़ेगा यानी कि I बनेगा, और क्या बनेगा इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा H, तो ये क्या बन जाएगा एथेनॉल, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो देखो क्या बनेंगे, तो आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा H और इसके साथ जुड़ेगा I। तो यहाँ प्रॉब्लम है कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें। इसके लिए हमने रूल बना रखा है कि जब ऑक्सीजन के साथ 3 डिग्री एल्किल ग्रुप और 1 डिग्री एल्किल ग्रुप इस सेट में जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप, तो ये ध्यान रखना है आपको कि 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है उसके साथ तो आपको बनाना है एल्किल आयोडाइड, ठीक है, और 1 डिग्री के साथ बनाना है एल्कोहल, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, यानी 3 डिग्री को बनाना है एल्किल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री को बनाना है एल्कोहल, ठीक है। और दूसरी बात यह है अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री का सेट हो, ऐसा ईथर हो जिसमें एक तरफ 2 डिग्री है और एक तरफ 1 डिग्री है, तो इसमें उल्टा होता है, 2 डिग्री वाले को बनाना है एल्कोहल यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और 1 डिग्री वाले को बनाना है एल्किल हैलाइड, ठीक है, यही लिखा है देखो। When reaction of mixed ether is carried out with hydrogen halide, मेन तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड ही लेते हैं, HBr भी हो सकता है, then different products are obtained according to the nature of alkyl group. In mixed ether, if one alkyl group is primary and second alkyl group is tertiary, then alcohol is formed by primary group and halides are formed by tertiary group alkyl group, and reaction goes through SN1 mechanism. SN1 में 2 स्टेप्स होती हैं, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, कैटायंस बनेंगे, और फिर उसके बाद देखिए मैंने जो कहा था, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, इस तरह की स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लो। HI के साथ जब ईथर की रिएक्शन होगी 3 डिग्री और 1 डिग्री है, 3 डिग्री से बनेगा RX और 1 डिग्री से बनेगा ROH, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप समझ जाओगे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। RX तो तभी बनेगा जब इस तरफ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि इस तरफ का एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तभी तो एल्किल हैलाइड बनेगा, जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा उसके साथ क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ यही हुआ है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करना ज़रूरी है, तो ही तो I इसके साथ जुड़ेगा और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा H जुड़ जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ इन मिक्स्ड ईथर एल्किल ग्रुप्स आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मैंने क्या कहा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन प्राइमरी और स्मॉल एल्किल ग्रुप फॉर्म्स हैलाइड्स एंड रिएक्शन गोज बाय SN2 मैकेनिज्म। देखिए स्मॉल ग्रुप का भी बताऊंगा आगे क्या है, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि सेकेंडरी के साथ अब की बार ऑक्सीजन जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि ये क्या सेकेंडरी ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जाएगा तो इससे क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा, और इससे क्या बनेगा एल्किल हैलाइड बनेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, तो आप
आपको पता है कि 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, यानी कि एल्किल ग्रुप सेकेंडरी है, तो इसका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होना ज़रूरी है यहाँ से, इसके साथ ऑक्सीजन जाना ज़रूरी है, और इससे क्या बन जाएगा, इसके साथ आकर आई जुड़ जाएगा, HI के साथ जब रिएक्शन हुई, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि दोनों ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाले दोनों ही एल्किल ग्रुप 1 डिग्री हैं, ध्यान देना। तो जो दोनों में से लॉन्ग चेन है, जिस एल्किल ग्रुप की लॉन्ग चेन है, उसका तो बनेगा एल्कोहल ROH, और स्मॉल चेन है जिसकी, या स्मॉल ग्रुप एल्किल ग्रुप है, वो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये स्मॉल है, ये लॉन्ग है, लॉन्ग का क्या बनेगा, एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल बनेगा तो इसके साथ ऑक्सीजन जाना जरूरी है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा OH और इसके साथ जुड़ेगा I। तो 3 कंडीशंस हैं। देखो फिर से मैं रिमाइंड करवाता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं तीनों ही कंडीशन को फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। 3 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री, ऑक्सीजन के साथ ईथर में थ्री कंडीशंस है कि ऐसा ईथर, मिक्सड ईथर जिसमें 3 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है, तो 3 डिग्री और 1 डिग्री का सेट है, तो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप से बनेगा एल्किल हैलाइड, और 1 डिग्री से बनेगा ROH। 1 डिग्री से ROH बनेगा, तो इसका मतलब 1 डिग्री के साथ ऑक्सीजन जाना जरूरी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री आए हुए हैं ईथर के साथ मिक्सड में, तो 2 डिग्री के साथ बनेगा एल्कोहल और 1 डिग्री के साथ बनेगा एल्किल हैलाइड। तो इसका मतलब 2 डिग्री के साथ एल्कोहल बनना है तो ये बॉन्ड ब्रेक होना ज़रूरी है, और दोनों ही 1 डिग्री हैं, फिर भी मिक्सड ईथर है, तो हमें ये देखना है कि लॉन्ग चेन किसकी, लॉन्ग चेन है उसका बनेगा एल्कोहल, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना ज़रूरी है। एल्कोहल बनाएंगे, ये लॉन्ग चेन है तो इसके साथ ऑक्सीजन जाना ज़रूरी है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। 1 डिग्री का जो स्मॉल चेन वाला 1 डिग्री है उसके साथ बनेगा एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये 3 कंडीशंस 1-2 बार अपने हाथ से लिखकर इनको प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर कभी नहीं भूलते। इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे, वरना ये मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि मिक्सड ईथर ही है तो ये मिक्स कर देता है, और हम गलत बना के आते हैं। 70% स्टूडेंट उल्टा प्रोडक्ट बना के आते हैं, और दिमाग में उनके सही चल रहा होता है, सही को गलत करके आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और आसपास आगे पीछे वाले किसी ने कह दिया कॉन्फिडेंस से, तो वहीं उनका खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस इस तरह से कीजिए, तो अपने आप में लिखा हुआ एग्ज़ाम में याद आ ही जाता है कि हमने इस तरह से प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। अगली रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस। एथेनॉल इज फॉर्म्ड व्हेन ईथर इज हीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 एट हाई प्रेशर। सिंपल सी रिएक्शन है, डाईएथिल ईथर की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कीजिए तो H इधर जाएगा, OH इधर जाएगा, तो ये क्या बना C2H5OH, और ये भी क्या बन जाता है C2H5OH। रिडक्शन है, रिडक्शन 2 टाइप का है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन की, डाईएथिल ईथर की। इसमें देखिए रिडक्शन ये अमोनिया और सोडियम के मिक्सचर के साथ करवाते हैं, और दूसरा रिडक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस और HI के साथ, तो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट हमें गेट होते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम अमोनिया और सोडियम के मिक्सचर के साथ रिडक्शन करवा रहे हैं, तो देखिए जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है वो क्या है, इसमें एक ही बॉन्ड का रिडक्शन होता है, ये ध्यान रखना। जब सोडियम और अमोनिया के मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक ही बॉन्ड का रिडक्शन होगा, और दोनों को H मिल जाएगा, CH3CH2OH, और ये क्या बन जाएगा CH3CH3, ये तो क्या बन गया एथेन बन गया, और ये क्या बन गया एल्कोहल बन गया। और जब दोनों ही बॉन्ड का रिडक्शन होगा, लाल फॉस्फोरस और HI के साथ दोनों ही बॉन्ड का रिडक्शन होगा,
तो देखिए इसको H मिला, इसको H मिला, इस बॉन्ड का भी रिडक्शन होगा तो इसको H मिला और इसको H मिला, तो क्या बना, ये भी क्या बन गया C2H6, ये भी क्या बन गया C2H6 और ये क्या बन गया H2O। तो एथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यानी कि अमोनिया और सोडियम के मिक्सचर के साथ पार्शियल रिडक्शन होता है और रेड फॉस्फोरस और HI के साथ कंप्लीट रिडक्शन होता है। कंप्लीट और पार्शियल का मतलब है यहाँ पर सिर्फ एक CO बॉन्ड का रिडक्शन होता है और यहाँ पर बोथ CO बॉन्ड का रिडक्शन होता है। थर्ड है, फोर्थ है रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। हम जानते हैं एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसमें इस बॉन्ड का ब्रेक हो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, इसका हमें पता है ये नेगेटिव में पॉजिटिव में, इनको जोड़ना है बस। इसके साथ इसका पॉजिटिव जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा COCH3। देखिए CH3CO पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव आकर जुड़ गया OC2H5, यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होगा। और इस C2H5 के साथ ये Cl जुड़ गया, एथिल क्लोराइड और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। सेम ऐसी ही रिएक्शन टाइप है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड में इस बॉन्ड को ब्रेक करो या फिर इसको करो, इसको बॉन्ड को ब्रेक किया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव में टूटेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में। तो अब तो जोड़ना बड़ा ईजी है, CH3COO C2H5, यानी कि इस ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव वाला जुड़ेगा, यानी कि C2H5 CH3COO C2H5। ठीक है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, यानी कि CH3COO C2H5, यानी कि सेम प्रोडक्ट ही हमें ऑब्टेन होता है। एक जैसे ही बनते हैं, जोड़ कर देखते हैं तब पता चलता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस बॉन्ड ब्रेक करो और नेगेटिव पॉजिटिव लिखो और उनको जोड़ कर देखो, प्रोडक्ट अपने आप ही ऑब्टेन हो जाएगा। फोर्थ है सम अदर रिएक्शंस ऑफ ईथर, जैसे कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे। डिहाइड्रेशन कैसे करवाते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, नहीं देखिए ये ऑक्सीजन है, ये तो यहाँ से ब्रेक हो ही गया बॉन्ड, और बाकी एक हाइड्रोजन CH3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, ये CH2 में बदल गया, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो क्या बन गई, एथीन बन गई। ऐसा ही यहाँ होता है, इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ फ्री हुई, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड और बन जाता है। तो क्या बना, एथीन के ही दो मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन हुए, और ऑक्सीजन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जो निकले थे वो चले जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2O का। ये हाइड्रोलाइसिस है, सॉरी डिहाइड्रेशन है किसका, डाईएथिल ईथर का। डिहाइड्रेशन का मतलब H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर से H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन। व्हेन वेपर ऑफ डाईएथिल ईथर आर passed over alumina at 553 Kelvin temperature, water molecule eliminates and ether is ethene is formed. सेकेंड है रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको समझनी है, डाईएथिल ईथर दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखी है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में रिएक्शन हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इस CO को या तो इस बॉन्ड या फिर इस बॉन्ड के बीच में एंटर करवा दो, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको एंटर करवा दो, प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ ये क्या है, एस्टर है। कौन सा एस्टर है, एथिल प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट। डाईएथिल ईथर कार्बन मोनोऑक्साइड को एंटर करवाया CO बॉन्ड के बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक ही तो हुआ है, इसीलिए ये इसमें भी आती है, हम इसको ऐड कर सकते हैं CO बॉन्ड ब्रेक में।
एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड है कॉम्बुशन, यानी कि ईथर को जलाया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी इसको जलाते हैं तो यही बनता है। तो ये थी ईथर की केमिकल रिएक्शंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ईथर देखते हैं। एज ए सॉल्वेंट, ईथर जगह जगह आता है, सॉल्वेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एनेस्थेटिक इन हॉस्पिटल्स, बेहोशी की दवा के रूप में इसको काम में लेते हैं। यूज एज कूलेंट व्हेन मिक्स विद CO2, CO2 के साथ मिलकर ये कूलेंट के रूप में काम में आती है, क्योंकि इससे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, 193 केल्विन तक नीचे चला जाता है। बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, 193 केल्विन। द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर इज यूज्ड एज सब्सटीट्यूट ऑफ पेट्रोल अंडर द ट्रेड नेम नेटेलाइट। ये तो हमने पहले डिस्कस कर रखा है अच्छे से कि पेट्रोल के जगह ईथर और अल्कोहल का मिक्सचर यूज किया जाता है, जिसका नेम क्या है, नेटेलाइट है। ठीक है, और पावर अल्कोहल अलग होता है, वहाँ हमने इसको डिस्कस किया था। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोकलेस पाउडर, धुआं रहित जो पाउडर होता है उसके प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। क्वेश्चंस हैं आपके लिए ही हैं, डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन डाईएथिल ईथर रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गिव केमिकल रिएक्शन। इसी साल ये रिएक्शन आई है, लैंग्वेज देकर रिएक्शन पूछ लिए। सनलाइट की प्रेजेंस में है तो डाईएथिल ईथर के जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको रिप्लेस कर दो, किसके साथ, Cl के साथ, Cl के साथ ही पूछिए, तो पर क्लोरो डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन द वेपर ऑफ डाईएथिल ईथर इज पास्ड ओवर एल्यूमिना एट 653 केल्विन टेम्परेचर, गिव केमिकल रिएक्शन। अभी ये देखी थी, एल्यूमिना के ऊपर से जब इसको पास करेंगे, अभी ये रिएक्शन देखी थी, एल्यूमिना के ऊपर से डाईएथिल ईथर की वेपर को पास करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, एथीन का फॉर्मेशन होता है। राइट IUPAC नेम ऑफ डाईएथिल ईथर, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कभी तो कोई कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, डाईएथिल ईथर का IUPAC नेम लिखना है आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। 3 डिग्री 1 डिग्री का सेट है, HI से रिएक्शन करवानी है, तो आप समझ गए होंगे कि 3 डिग्री का बनाना है एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल आयोडाइड, और 1 डिग्री का बनाना है एल्कोहल, तो इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है। इनके IUPAC नेम लिखने हैं। स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ सकते हैं, इसकी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है। ये 11th का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम 12th चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसके सारे वीडियोज कंटिन्यूस देखने हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। इसका फिर मैं पूरे कंप्लीट चैप्टर का आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है।